सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं आरसीसी का। तो इससे पहले हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो कर चुके हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है शेयर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है आरसीसी सेक्शन की। उसके ऊपर हमारे 60 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ आरसीसी सेक्शन डिपेंड्स अपॉन। आरसीसी का जो सेक्शन होता है उसका साइज जो होता है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो हमारा कोड कहता है, आइस कोड जो वो कहता है उसके, या फिर ग्रेड जो होता है कंक्रीट का, या फिर कंक्रीट एंड स्टील दोनों का ग्रेड, या फिर सिंपली स्टील का ग्रेड, किस पर डिपेंड करता है आरसीसी का जो सेक्शन होता है वो। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जे में पूछा गया है, और भी बहुत सारे बोर्ड्स में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आरसीसी का जो सेक्शन होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो होता है हमारे पास कंक्रीट एंड दूसरा होता है स्टील। इन दोनों के ग्रेड जो होते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट इन डिफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन किसे होती है, जनरल शेयर फेलियर को, या फिर कंपोजिट शेयर फेलियर को, रिजिड फेलियर को, या फिर लोकल शेयर फेलियर को, किसको होती है। तो लोकल शेयर फेलियर जो होती है उसको ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन की जरूरत होती है। डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास है, या यूनिट weight of RCC made with sand and gravel or crushed natural stone aggregate may be taken as। किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में हम उसको लेते हैं। तो यूनिट वेट जो होता है, जो कि किससे बन, देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछा गया है। सिंपली सभी को पता है कि जो हमारे पास आरसीसी का सेक्शन होता है उसके यूनिट वेट की अगर हम बात करें तो वो 25 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना घुमा के बोला गया है कि मेड विद किससे बना है, सैंड, ग्रेवल, या फिर क्रशर नेचुरल स्टोन एग्रीगेट से बना है। तो ये सभी को पता है कि 25 होता है। पीसीसी के केस में 24 होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। पिछले वीडियो हमारे बहुत ही वीडियो होते हैं पिछले, जैसे कि यूपीएससी में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया तो वहाँ पे बताया था मैंने। अगला देखिए, स्पेसिंग जो होती है स्ट्रप्स की बीम के केसेस में वो क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है, या फिर डिग्रीज होती है, या फिर क्या रहती है। स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा। डिक्रीज होती है स्पोर्ट जो होती है उसके साथ में, उसके पास में कम होती है, लेकिन मिड स्पैन जो होता है, मिड जो होता है वहां पर इंक्रीज होती है। लेकिन जो स्पेसिंग या फिर पिच होती है वो बीम के केसेस में या तो 0.75 डी या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हम लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस सॉरी, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस इन वार, किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो वो प्रोपोर्शनल होती है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आई कोड के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग दैट इज अलाउड फॉर वर्टिकल स्टेप्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम। हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि वर्टिकल स्टेप्स जो अलाउ की गई है उसके लिए मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है। मैक्सिमम स्पेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 mm, 150 mm, 500 mm, 600 mm कितनी होती है। तो 300 mm ही होती है मैक्सिमम स्पेसिंग दैट इज अलाउड फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए। तो मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm ही होती है। अगला देखिए, इन इन द स्टील reinforcement calculation of RCC the additional length for 245 degree bent up reinforcing bar is। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो 42 टाइम्स द लेंथ, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हिंदी वाले हैं, कई मेरे चैनल पर जितने भी स्टूडेंट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि सर हिंदी में ही करवाओ, हिंदी में ही करवाओ। हिंदी इंग्लिश दोनों ही सेक्शन होने चाहिए।
तो हमारी सीरीज ही इसके बेस पर है कि हम जितने भी सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उन सभी को हिंदी और इंग्लिश में कर रहे हैं। हमारे दो सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि सर्वेइंग का स्टील स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा आरसीसी का थर्ड है, और बिल्डिंग मटेरियल भी हमने कंप्लीट कर दिया। यानी कि 3 जो सब्जेक्ट हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए, चौथा सब्जेक्ट हमारे पास चला हुआ है। ऑलमोस्ट हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी ख़त्म कर दी है, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हमने 500 क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए लाए थे, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो समझो। फिर उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट पर आपको 2 लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के। तो यही हमारे थोड़े बहुत ही सब्जेक्ट बचते हैं, अप्रॉक्सीमेट 6-7 सब्जेक्ट ही बचते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर हमारे आईस कोड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड एवरेज परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार इन M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड एवरेज परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है उसको हम टाउ BD से डिनोट करते हैं, टाउ BD फॉर प्लेन बार M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। प्लेन के लिए पूछा, यानी कि FE हमसे 250 के बारे में पूछ रहा है, ऐसे भी पूछ सकता है या फिर प्लेन भी आपको दिया हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे प्लेन दिया है, FE 250 नहीं दिया गया है, तो क्या होगा 0.8, 0.9, 10 या फिर 11, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो M25 की अगर हम बात करें तो उसके लिए 0.9 होता है, ये 0.8 जो होता है ये M20 के लिए होता है, एंड अगर यहाँ पर 0.1 दिया होता तो 1 जो होता है वो M30 के लिए रहता है, एंड 1.1 जो होता है वो होता है हमारा M35 के लिए, M40 के लिए 1.2 होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे का बताया, यानी कि 0.6 जो होता है वो किसका होता है, M15 का होता है। ये सभी का मैंने आपको बता दिया, M15 का, M20 का, 25 एंड ये 30, 35, 40, इन सभी का मैंने आपको डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में बता दिया कि किसका कितना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इन केस अगर आपको दो है हमारे पास, एक HYST बार के लिए होता है डिज़ाइन बोर्ड स्ट्रेस, एक प्लेन बार के लिए होता है, तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक का याद रखना है, बाकी आप उसको अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्लेन का पता है, प्लेन बार जो होती है FE 250 के लिए, तो आप HYST बार का निकाल सकते हैं। तो प्लेन बार के मुकाबले आपको 60% और ऐड करना है तो आपका HYST बार के लिए आ जाएगा। अगर आपको HDST बार जो है, HYST बार जो है इसका पता है, तो आप उसमें 60% जो है डिडक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एंकोरेज लेंथ जो होती है बार की इन स्टैंडर्ड 90 डिग्री बेंट इज इक्वल टू, 90 डिग्री बेंट के लिए कितनी होती है मिनिमम एंकोरेज लेंथ की वैल्यू जो होती है। 6 डाया, 3 डाया, 5 डाया, 8 डाया, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो 90 के लिए कितनी होती है, 90 डिग्री के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 45 डिग्री बेंड की अगर हम बात करें तो उसके लिए 4 डाया होता है, 90 के लिए इसमें डबल कर देंगे, 8 डाया हो जाएगा 90 डिग्री के लिए। अब एक हमारे पास 135 भी होता है, 135 डिग्री का बेंड है, उसके लिए डबल कर देंगे हम, 12 डाया हो जाएगा। अब एक 180 डिग्री भी होता है तो उसके लिए भी हम डबल कर देंगे, इनके 4 प्लस ऐड करते जाएंगे, तो ये हमारे पास 16 डाया आ जाएगा। 90 के लिए पूछा है तो हमारे पास 8 डाया कहाँ पे दिया गया, ये वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है M30 कंक्रीट ग्रेड के लिए कितना होता है। ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जितनी भी है वो न्यूटन पर mm² में है। ओके फ्रेंड्स, तो M30 का ग्रेड दिया गया है, उसके लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो M30 की अगर हम बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, वो 3.5 न्यूटन पर mm² होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस केस में आंसर बन जाएगा। ये डिज़ाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा यहाँ से लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग है
बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट एंड द shear फोर्स इज जनरली, आमतौर पर इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग है, हमारे पास प्योर बेंडिंग लग रही है तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, जितनी भी लेंथ हो। एंड shear फोर्स क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, पैराबोलिक रहेगी, जीरो रहेगी, या फिर यूनिट वैल्यू रहेगी? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो अगर इन केस हमारा बेंडिंग मोमेंट जो कांस्टेंट रहता है तो shear फोर्स जो रहती है वो कुछ भी नहीं होती है, यानी कि जीरो, ऑलवेज, हमेशा शून्य रहेगी। इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अगला देखिए, व्हेन हुक्स आर फॉर्मड इन डिफॉर्म बार। हुक्स आप किसकी बना रहे हैं? डिफॉर्म, यानी कि HYST बार की बना रहे हैं। FE 415 एंड FE, इनकी 415 से ग्रेड ग्रेड के लिए बना रहे हैं आप। तो इंटरनल रेडियस जो होता है बेंड शुड बी एट लीस्ट टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। एट लीस्ट कितना होना चाहिए? तो HYST बार के लिए 4 होना चाहिए। अगर आपके पास माइल्ड स्टील हो या फिर प्लेन बार हो तो उसके लिए 2 होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होने चाहिए कि किसके लिए वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको याद रखिए, हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में पूछ ली जाए वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है shear reinforcement along the axis of the member should shall not exceed टाइम्स। यहाँ पे डैश डैश होना चाहिए था, एक्सीड के बाद डैश होना चाहिए, फिर टाइम्स आना चाहिए था। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन फॉर वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए, वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए कितना होगा? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो जब भी स्पेसिंग की बात करेगा तो 0.75D होता है या फिर 300 mm, जो भी इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हम लेते हैं, यानी कि इन दोनों वैल्यू से एक्सीड नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो 0.70 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ, देखिए डी, ये डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट वार आर कर्टेल एट। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो कर्टेल की जब भी बात आएगी तो 1/7 होती है स्पैन के, 1/7वां भाग होता है स्पैन का। नेक्स्ट में देखिए, द रेशियो ऑफ एलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस, एलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस का रेशियो इन डिफॉर्म बार टू दैट ऑफ प्लेन बार। डिफॉर्म बार एंड प्लेन बार का एलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस जो रेशियो होता है वो क्या होता है? तो बॉन्ड स्ट्रेस की जब भी बात आएगी, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, सीधे पीछे क्वेश्चन में बताया था, पिछले वीडियो में नहीं बताया था, हमने यही अभी डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में। तो देखिए HYST बार, इसका बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो 60% ग्रेटर होता है जब हम प्लेन बार से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है तो 1.6 होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर प्लेन बार एक है तो HYST बार के केसेस में बॉन्ड स्ट्रेस 1.6 आ जाएगा, यही है, बाकी और कोई नहीं है। अगला देखिए, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है, जो कि Q से हम डिनोट कर रहे हैं, इन कंक्रीट ऑफ RCC बीम इज। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ RCC बीम इज कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है shear फोर्स ओवर लीवर आर्म इनटू विड्थ, shear फोर्स बटे shear फोर्स बटे लीवर आर्म इनटू विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है, ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रेनफोर्सिंग बार आर जनरली बेंट। रेनफोर्स की जो बार होती है उसको हम कैसे मोड़ते हैं? हीट करके, वेल्डिंग करके, मैनुअली यूजिंग लीवर, या फिर बाय डाई एंड जिग्स, किसके द्वारा? तो जब भी रेनफोर्स को बेंट करने की, मोड़ने की बारी आती है तो आप उसको मैनुअली ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मशीन बनाई गई है, जब आप स्लैब डाल रहे होते तो उसको आप लीवर के साथ ही मैनुअली उसको आप मोड़ सकते हैं। सी हमारा इस केस में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट स्पॉट इन ए सिंपल स्पॉटेड बीम इज टू रजिस्ट
इन दैट जोन। मेन रीजन क्या होता है प्रोवाइड करने का, नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट स्पोर्ट पर। सिंपल स्पोर्टल बीम जो होता है इज टू रजिस्ट इन द जोन, इन दैट जोन। क्या रजिस्ट करता है? कंप्रेसिव फोर्स, शेयर फोर्स, बॉन्ड स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। किसको रजिस्ट करता है? तो बॉन्ड स्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो बॉन्ड स्ट्रेस ही होगा, क्योंकि हमारा चैप्टर यही चला हुआ है, तो तुक्का लगा के भी आज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको पता होगा कि ये बॉन्ड स्ट्रेस से आया हुआ क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हो रहा है नेक्स्ट? डिमेंशन ऑफ बीम नीडेड बी चेंज इफ द शेयर स्ट्रेस इज मोर देन। डिमेंशन जो होती है बीम की, उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है यदि हमारा शेयर स्ट्रेस जो होता है वो मोर देन हो जाए। कौन सी वैल्यू से? ज़्यादा हो जाए। अगर 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सभी में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, तो 20 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो डिमेंशन को हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन उससे कम रहेगी तो डिमेंशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है शेयर रेनफोर्समेंट फॉर बीम शुड बी। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है? कितनी होती है मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है? तो जब भी स्पेसिंग की बात करेगा 0.75 डी या फिर 300 mm, दोनों में से जो कम रहेगा, यानी कि ए इस ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर बार, बार जो है इन कंप्रेशन में है, तो वैल्यू जो होगी बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाय। तो 25% जो होती है वो हम बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ए बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइन फॉर। ए बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइन फॉर, किसके लिए हम इसको डिजाइन करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्जनल मोमेंट जो होता है, इन सभी के लिए हम डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन पी टाइम्स द डायमीटर ऑफ रीबार वेयर पी क्या होगा? जहां पर पी क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैप लेंथ जो होती है कंप्रेशन के केसेस में, कंप्रेशन के केसेस में शैल नॉट बी लेस देन पी टाइम्स, यानी कि यहाँ पे पी क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो कंप्रेशन के केस में 24 होती है, हाँ 24 ही होती है, लेकिन टेंशन का केस जब आता है उसके लिए 30 होती है। तो 24 कहाँ पे दिया गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंप्रेशन के लिए पूछा गया तो टेंशन के लिए नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है शेयर एनफोर्समेंट की, तो ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा गया, एम टाइम्स। तो एम कहाँ क्या होगा? तो यही स्पेसिंग की जब भी बात करेगा तो हमारा आंसर ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए, या फिर 300 में, दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, लैप स्प्लाइसिंग जो होती है हम कौन से केसेस में नहीं करते हैं? अगर हमारा डायमीटर 36 mm से ज़्यादा हो जाता है तो हम लैप स्प्लाइसिंग जो होती है, यानी कि जोड़ते नहीं है एक बार को दूसरी बार से, उस केसेस में हम क्या करते हैं? बेल्डिंग करते हैं। अगला देखिए, एनकरेज वैल्यू ऑफ हुक इज एज्यूम 16 टाइम्स, 16 टाइम्स ओके डायमीटर ऑफ बार इफ द एंगल ऑफ द बेंड इज। तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि 45 डिग्री का बेंड होगा तो उसके लिए एनक्रूज वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 4 डाया लेते हैं, इनके 4 टाइम्स था डायमीटर ऑफ बार, ये लेते हैं। अगर हमारे पास 90 डिग्री का बेंड है तो उसके लिए 8 लेते हैं। 135 डिग्री का बेंड है तो उसके लिए 12 लेते हैं। एंड 180 का है तो उसके लिए 16 डाया लेते हैं। तो 16 टाइम्स पूछा गया है तो इसके लिए 180 ऑप्शन में नहीं दिया गया, सो ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 टाइम दिया गया है तो एनकरेज वैल्यू जो रहेगी वो 180 यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था, नहीं दिया गया है, सारे ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
तो देखिए मैंने आपको कंप्रेशन के बारे में बता दिया था, लेकिन टेंशन के बारे में भी बता दिया था कि टेंशन के कितना होता है। जब भी स्प्लाइसिंग करते हैं आप, कंप्रेशन एंड टेंशन का केसेस होता है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, टेंशन का केसेस पूछा गया है। तो टेंशन के केस में 30 mm डायमीटर होता है, यही हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो रेडियस ऑफ बार, रेडियस जो होता है बार का बेंट टू फॉर्म हुक शुड नॉट बी लेस देन, जो रेडियस होता है बार का जिससे आप क्या बना रहे हैं, बेंट बना रहे हैं, टू फॉर्म ए हुक, हुक बना रहे हैं, शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, तो 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ये कौन से केसेस में होती है, ये प्लेन के केसेस में होती है, माइल स्टील के केसेस में होती है 2 टाइम्स। 4 टाइम्स जो होती है वो किसके केसेस में होती है, वो HYST वार के केसेस में होती है। अगला देखिए, स्टील बार आर जनरली कनेक्टेड टुगेदर टू गेट ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाय प्रोवाइडिंग, बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करके, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। स्ट्रेट बार सप्लाइज, हुकर सप्लाइज, डबल सप्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर रेनफोर्समेंट जो होती है आरसीसी बीम में इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट, किसको रजिस्ट करने के लिए आप शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे आरसीसी बीम में। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर रहेगा डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन जो होती है उसको रोकने के लिए हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे बीम सेक्शन में। अगला देखिए, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम एज, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट जो होती है बीम में हम प्रोवाइड करते हैं एज, किसकी तरह, एज, तो क्या आंसर रहेगा, बेंट अप बार एंड वर्टिकल स्ट्रप्स, इसकी फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है कंक्रीट की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है आपको कंक्रीट की वो इंक्रीज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हायर ग्रेड जो होता है कंक्रीट का वो यूज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हायर ग्रेड होगा उतनी ज़्यादा आपकी कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इनके ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होगा तब हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ये स्टील में क्या होता है कि स्टील का जो ऑटोमेटिकली अगर हम FE 415 ग्रेड यूज करते हैं, इनकी HYST वार जो होते हैं उसको यूज करते हैं, तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, 60% इंक्रीज हो जाती है। दोनों का केसेस मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन, तो लैप लेंथ जो होती है कितनी होती है, जो आप लैपिंग करते हैं उसकी लेंथ जो होती है कितनी होती है, तो वो कंप्रेशन के केस में 24 डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, एंड टेंशन के केसेस में 30 डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों वैल्यू से ज़्यादा ही हो लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये टेंशन में, ये कंप्रेशन में, कंप्रेशन में पूछा गया है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डाया होना चाहिए था, 240 दिया गया है, तो सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन स्टील बार ऑफ 2 डिफरेंट डायमीटर, दो स्टील बार है वो अलग अलग डायमीटर की है, आर टू बी सप्लाइज, उसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, सप्लाइज करना है, व्हाइल डिजाइनिंग रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन, देन द लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, तो लैप लेंथ जो होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं जो डायमीटर होता है उसके बेसिस पर। तो कैसे करते हैं, डायमीटर ऑफ लार्जर बार, डायमीटर ऑफ स्मॉलर बार, या फिर कैलकुलेट बेस्ड ऑन एवरेज, या फिर डायमीटर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑफ टू डायमीटर। तो जो स्मॉलर होता है उसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट बार हम यूज करें उसकी स्प्लैशिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो डायमीटर रहेगा स्मॉलर बार का दोनों में से जो भी स्मॉलर, मान के चलो कि एक 12 mm की है दूसरी 16 mm की है, तो हम इसके 12 mm छोटी है तो इसके डायमीटर से कैलकुलेट करेंगे।
नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, इफ़ ए आरसीसी बीम इज लाइक टू बी फेल इन बॉन्ड, हमारा आरसीसी का कोई बीम है वो फेल हो रहा है बॉन्ड में, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्टली इकोनॉमिकल, हमें सस्ते तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, कैसे हम करेंगे, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, क्या आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर, पतले पतले जो बार होते हैं, यानी कि जितना डाया कम होगा वो बार हम यूज करेंगे, लेकिन वेरी बहुत ही मोर नंबर में, ज़्यादा नंबर में हम यूज करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ स्टील बार, तो डाया ऑफ हुक इज, इफ डी क्या है, डायामीटर ऑफ स्टील बार, डाया ऑफ हुक इज क्या होगा, 2D 4D 60 80 क्या होगा। डाया ऑफ हुक इज डैश क्या होगा, 2D 4D 60 8D। तो उस केस में हम 4D लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है हम HYST बार जो होता है उसको यूज करते हैं, तो मेनली हमारा आंसर यही होगा। 4D हम हर एक में इसी को ही लेते हैं, प्लेन बार तो मोस्टली हम यूज ही नहीं करते हैं उतना ज़्यादा। अगला देखिए, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह, एडिशन, या फिर दोनों की वजह से, नन ऑफ द अबव, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है फ्रिक्शन एंड एडिशन दोनों की वजह से। स्टील में आपको पता है कि रिब्स लगे होते हैं, रिब्स जो होते हैं, रिब्स का डायमीटर भी मैंने आपको आरसीसी का, जिसने हमारी निचोड़ वाला पार्ट 1 नहीं देखा उसको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिब्स का डायमीटर कितना होता है, वहाँ पे एंगल कितना बनता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, रिब्स जो होते हैं स्टील के। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, टोर्जन resisting capacity of a given reinforced concrete section dash, टॉर्जन रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो होती है गिवन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन की, वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है विद, अगर हमारी स्टफ्स जो है इंक्रीज होगी, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। स्टफ्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो होगा वो इंक्रीज होगा, तभी हमारी टॉर्जन रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए, शेयर स्ट्रेंथ कैन बी इंश्योर्ड इन ए बीम बाय प्रोवाइडिंग, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है इन बाय कैन बी इंश्योर, यानी कि सुनिश्चित हो गई है कि इतनी होगी, इन बीम बाय प्रोवाइडिंग, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा स्टिप्स, स्टफ्स जो होता है इसको प्रोवाइड करके शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो उसमें हम इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तकड़ा हो गया है, अब उसको कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलोएबल टेंजाइल स्ट्रेस इन HYST बार जो होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील स्टफ्स यूज्ड इन आरसीसी कंक्रीट इज, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हमें वैल्यू बतानी है कि कितनी होती है। अब हमारे पास यहाँ पे 3-4 केसेस आते हैं, एक केस आता है FE 250 का, उसके लिए कितनी होती है, एलोएबल टेंजाइल स्ट्रेस कितना होता है उस केसेस में, तो FE 250 के लिए 140 होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है। अब एक हमारे पास केसेस आता है 415 का, उसके लिए हमारा वैल्यू कितनी होती है, 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। अब एक केस आता है हमारा FE 500 का, उस केसेस में हमारा आता है 275 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमसे पूछा नहीं गया है, क्योंकि HYST बार के लिए पूछा गया है। अब इन दोनों वैल्यू में से यहाँ पे कौन सा दिया गया है, 275 देखिए नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया, 230 दिया गया है, सी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट में देखिए, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत स्टेटमेंट हमें चूज करनी है कि कौन सी गलत है। इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है, तो सारी ही सही स्टेटमेंट है। देखिए, बेंड अप बार एट स्पोर्ट्स रजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। बेंड अप बार स्पोर्ट रजिस्ट शेयरिंग फोर्स। ओके, बेंडिंग ऑफ बार नियर स्पोर्ट इज जनरली 45 डिग्री। तो देखिए, इस सारे यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो स्पोर्ट होती है वहाँ पर आप बेंडिंग ऑफ बार जो होती है कितने डिग्री की आप प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन आपको पता है कि कैसे बनाए जा सकते हैं। एंड बेंड अप बार जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो किसको रजिस्ट करती है, कौन सी फोर्स को रजिस्ट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कौन से बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, या फिर नॉट आंसर, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वर्टिकल स्टब्स की बात हो रही है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, 0.75 डी। वर्टिकल स्टब्स स्पेसिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, तो स्पेसिंग तो मैंने आपको बता ही दी है कि कितनी हम प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, द डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट डज नॉट डिपेंड अपॉन। डिजाइन शियर स्ट्रेस जो होता है आरसीसी का हमारे पास सेक्शन है, डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इस पर डिपेंड नहीं करती है, बाकी इन दोनों पर डिपेंड करती है। अगला देखिए, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज नॉट इफेक्टेड बाय। किसके द्वारा इफेक्ट नहीं, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा गलत बन गया है, कोई बात नहीं, नहीं लगना था, नहीं निर्भर करती है, नहीं निर्भर करती है। तो किस पर नहीं करती है, हमें सिंपली यही बताना है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारे सारे ही आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों पर डिपेंड करती है, नहीं किसी पर नहीं करती है। शायद ऑप्शन नंबर 4 होता कि नन ऑफ द अबव, ऐसे होता तो हमारा आंसर 4 हो जाना था, लेकिन इन सभी फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगला देखिए, व्हाट इज द नॉमिनल कवर टू ए रीवार इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट एक्सपोज टू वेरी सीवियर कंडीशन। बहुत ही अत्यधिक गंभीर स्थिति है, उस केसेस में हम आरसीसी का सेक्शन है जिसके लिए हमें रीवार यानी कि जो बार है उसके लिए नॉमिनल कवर हमें प्रोवाइड करनी है। कितनी हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास 5 केसेस आते हैं, माइल्ड का आता है, मॉडरेट का आता है, सीवियर यानी कि कठोर आता है, अत्यधिक कठोर, यहाँ पे चर्म आता है। तो इस तरह की हमारे पास कंडीशन होती है। हमसे वेरी सीवियर यानी कि बहुत कठोर है, अति कठोर के लिए पूछा गया है, तो उसके लिए 50 होता है, 50 होता है उस केसेस में। माइल्ड की अगर हम बात करें, माइल्ड के लिए 20 होता है, 20 सारी वैल्यू में ही होती है, 20 होता है। मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट के लिए तो 30 होता है, 30 की हम नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद गंभीर स्थिति है हमारे पास, सीवियर स्थिति है हमारे पास, उसके लिए हम 45 लेते हैं। वेरी सीवियर के लिए मैंने आपको बता दिया, एक्सट्रीम के लिए 75 होता है। ओके, ये सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला देखिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट। कितनी होनी चाहिए, शुड बी एट लीस्ट। लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन के लिए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक के लिए एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 डाया। 4 डाया कहाँ पे दिया गया है, एटलीस्ट 4 डाया, सी ऑप्शन। एटलीस्ट 4 डाया तो होनी चाहिए 45 डिग्री के लिए। स्ट्रेट पोर्शन है तो अचानक से बेंड आएगा, तो 45 डिग्री थोड़ी सी स्ट्रेट पोर्शन के लिए 45 होना चाहिए। अगला देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफर टू स्लिप ऑफ स्टील फ्रॉम कंक्रीट इज ड्यू टू। किसकी वजह से,
तो हमारा जो कंक्रीट होता है उससे हमारा स्टील की जो वार होती है वो स्लिप हो जाती है, उसका उसे रोकता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है रोकने के लिए, वो किस कारण से होता है? प्योर एडेशन से, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से, मैकेनिकल रेजिस्टेंस से, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट? किससे होता है? सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। हमारा 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, इन सभी की वजह से होता है। अगला देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड गेन भी इंक्रीज बाय, बॉन्ड जो होता है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बॉन्ड जो होता है, आप रिच मिक्स जो होता है यानी कि हायर ग्रेड जो होता है उसको इंक्रीज करके, यूज करके आप बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। डिफॉर्म बार जो होती है उसको यूज करके, क्योंकि डिफॉर्म बार आपको 60% ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ देती है। प्रॉपर क्यूरिंग करके भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। डी हमारा इस केस में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, ये देखिए इजी क्वेश्चन है। शेयर रेनफोर्समेंट जो होती है इन सभी की फॉर्म में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला देखिए, फॉर डिफॉर्म बार बॉन्ड स्ट्रेस इज, डिफॉर्म बार के में बॉन्ड स्ट्रेस कितना होता है? तो वो मोर देन होता है प्लेन बार से, 60% ज़्यादा होता है प्लेन बार से। अगर प्लेन बार का 1 है तो HYST बार के केस में 1.6 हो जाएगा। अगला देखिए, इन आरसीसी रूफ, आरसीसी की रूफ है हमारे पास, स्ट्रेट बार लेंथ ऑफ हुक टेक एज वेयर, यहाँ पे डी दिया गया है, डी क्या है? डायमीटर ऑफ बार है। हुक टेक एज, स्ट्रेट बार लेंथ के लिए हुक आप कितनी लेते हैं आरसीसी रूफ के केसेस में? कितनी आप लेते हैं? तो 9D आप रूफ के केसेस में लेते हैं। अगला देखिए, इन ए बीम लोकल बॉन्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो वो होता है शेयर फोर्स ओवर लीवर आर्म इनटू टोटल पेरीमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, इसके वो इक्वल बराबर होता है। अब जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायगोनल टेंशन इन बीम, डायगोनल टेंशन जो होती है बीम में वो क्या होती है? तो वो इंक्रीज होती है कहाँ पर? बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज होती है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, डायगोनल टेंशन जो होती है। ये केस आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डायगोनल टेंशन होती है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होती है? इंक्रीज, आपको ऑप्शन देगा इंक्रीज, बी डिक्रीज, सेम, या फिर चेंज, इस तरह के ऑप्शन दे सकता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कहाँ पर इंक्रीज होती है, कहाँ पर डिक्रीज होती है। उसके बाद देखिए, स्पेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे सक्सेसिव स्टेप्स के केसेस में। तो स्पेसिंग के लिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? 100 mm हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, इनके 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, रेनफोर्समेंट फॉर टोर्जन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, रेनफोर्समेंट फॉर टोर्जन के लिए इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर रेनफोर्समेंट की तरह हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी फॉर्म में के रूप में हम प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, परमिसिबल वैल्यू ऑफ लोकल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M150 सीमेंट कंक्रीट के लिए, ये क्वेश्चन झारखंड में पूछा गया था, झारखंड जेई के क्वेश्चन में पूछा गया था। परमिसिबल वैल्यू जो होती है लोकल बॉन्ड स्ट्रेस के लिए M150 के लिए, तो वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 10 kg कहाँ पे दिया गया? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस शैल नॉट एक्सीड, शैल नॉट एक्सीड M20 के लिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो यहां पर भी हमारे पास दो केसेस आते हैं, एक लिमिट स्टेट मेथड का आता है, दूसरा वर्किंग स्ट्रेस मेथड का आता है।
तो दोनों के केसेस में आपको पता होने चाहिए कि किसके केसेस में कितनी होती है। लिमिट स्टेट के केसेस की बात करें 2.8 होती है एंड वर्किंग स्ट्रेस की बात करें तो 1.8 होती है। 2.8 1.8। अब देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी गई है। 1.8 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का केस नहीं है। लिमिट स्टेट का देखिए 2.8 दिया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है लिमिट स्टेट मेथड से पूछा गया है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है लिमिट स्टेट मेथड के लिए वो 2.8 होता है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।